हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ हिस्ट्री की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम इतिहास के उन विभिन्न व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे जो कि या तो महान थे या तो उनके कार्यों ने भारत को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो अशोक हो, या फिर चंद्रगुप्त हो, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, या फिर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की पर्सनैलिटी में महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, ना जाने अनगिनत वो कितनी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। उन सब को हम पार्ट बाय पार्ट इसमें अध्ययन करेंगे। और आज अपनी इस सीरीज में हमने प्रथम पार्ट में सिकंदर को लिया है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वास्तव में सिकंदर जो था क्या वो महान था, और महान था तो क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में महान था या विश्व के परिप्रेक्ष्य में महान था, और अगर दोनों में महान था तो वो कौन से कारण थे जो उसे महान बनाते हैं, और वो कौन से कारण थे जिस कारण उसने भारत से युद्ध करने की ना ठानी या भारत से वापस हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने प्रथम पार्ट में सिकंदर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न है क्वेश्चन बाय एस्पायरेंट्स के द्वारा, अर्थात आप में से जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न भेजते हैं कि सर उसके संदर्भ में आप काफ़ी ब्रॉड में डिस्कस करें, तो हमने ये सोचा है कि हम आपको उन सभी प्रश्नों के लिए, अगर आप पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछते हो तो उनके लिए एक अलग से सीरीज स्टार्ट करें, और उसी सीरीज का ये नाम है हमारी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें हम आपके न केवल इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे, बल्कि इस प्रश्न के अलावा इतिहास में जितने भी प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं या भविष्य में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर इंटरव्यू के संदर्भ में जो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन सब का तार्किक और तथ्य के माध्यम से एक बेहतरीन निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे। इसके अलावा आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज हम सिकंदर के संदर्भ में इन सभी विविध पहलुओं का अध्ययन करेंगे, ताकि आज के बाद आपको सिकंदर के संदर्भ में ना तो कोई नोट्स पढ़ना पड़े, ना ही कोई वीडियो सुनना पड़े, ना ही किसी ऑडियो क्लिप के सहारे आपको अपनी पढ़ाई बाधित करनी पड़े। क्लियर? तो हम आज इसमें सारे वो पॉइंट्स कवर कर लेंगे। तो देखते हैं, आपका प्रश्न हम नाम मात्र के लिए बस पढ़ रहे हैं। आपका प्रश्न है सिकंदर के आक्रमण और उसके पश्चात उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यूनानियों का प्रभाव केवल राजनीतिक ही नहीं था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जब आप इस प्रश्न को इनकोड करते हैं तो आपको पता चलता है कि सिकंदर के आक्रमण के बारे में पूछा है, और आक्रमण के बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था वहाँ पर यूनानियों का क्या इम्पैक्ट था, और वो इम्पैक्ट का क्या केवल पॉलिटिकल ही था, अर्थात पॉलिटिकल से भी इतर था, चाहे सोसाइटी की बात करें, चाहे रिलीजन की बात करें, चाहे कल्चर की बात करें, चाहे डिप्लोमेसी की बात करें, या फिर अलग टाइप के ट्रेड की बात करें। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर देखिए, इसी चीज़ को हमने इनकोड कर दिया है। सिकंदर का आक्रमण, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में यूनानियों का प्रभाव राजनीति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी था, अर्थात आप ऐसे इन क्षेत्रों को देख सकते हो, धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृत के, आर्थिक में, विज्ञान में, समाज में, वैदेशिक में और कूटनीतिक में। क्लियर? फिर आप इस प्रश्न का निष्कर्ष दे देंगे। हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर तो आपको यहाँ मिलेगा ही, साथ में सिकंदर की पृष्ठभूमि से लेके आगे तक की कहानी का हम अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो सिकंदर था वो भारत में 326 ईसा पूर्व के आसपास आक्रमण करता है। लेकिन इसके पहले की कहानी क्या थी, अर्थात भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया क्यों, भारत में आक्रमण करने के पीछे के उसके कारण क्या थे, और इतिहासकारों ने उन कारणों को किस प्रकार व्याख्यायित किया है, इन सब को हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो जैसा कि आपको पता हो कि 400 बीसी के टाइम पीरियड में यूनान और ईरान, ये दो काफ़ी प्रभुत्वशाली, आप कह सकते हो, साम्राज्य थे। इन साम्राज्यों के लोगों ने आपस में लड़ने की ठानी, इसलिए कि वास्तव में दुनिया में सर्वशक्तिमान कौन बन सकता है। क्लियर?
यूनानियों की ओर से जिसने मैसेडोनिया का नेतृत्व किया। मैसेडोनिया बेसिकली यूनान का एक प्रांत था और उस प्रांत का जो नेतृत्व कर रहा था वो सिकंदर था। तो सिकंदर ने न केवल अपने यूनान के छोटे छोटे प्रांतों को विजिट कर लिया, बल्कि उन छोटे छोटे प्रांतों को विजिट करने के बाद उसने अपने एक पूरे यूनानी साम्राज्य को डेवलप किया और उसने ईरान के संदर्भ में लोहा लेने की शुरुआत की, अर्थात ईरान से लड़ाई की शुरुआत की। और जब उसने ईरान से लड़ाई की शुरुआत की तो अपनी काफ़ी बृहद सेना, काफ़ी कुशल सेना, काफ़ी संगठित तकनीकी के माध्यम से उसने पूरे के पूरे ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अब जब उसने पूरे के पूरे ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया तो सिकंदर के मन में ये आकांक्षा जगी, उसके मन में ये महत्वाकांक्षा जगी कि जब हमने एशिया माइनर अर्थात तुर्की और इराक को जब जीत लिया है और ईरान को भी जीत लिया है तो क्यों ना हम भारत की ओर बढ़ें। भारत की ओर बढ़ने को लेकर कई सारे इतिहासकारों में मतभेद है। हालांकि आप कई सारी भारतीय धर्म पुस्तकों का, कई सारी भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अगर अध्ययन करते हो तो उसमें भी कई प्रकार के मतभेद उभर कर आते हैं। तो हम उन सभी डाइवर्सन को कंप्लीट करेंगे। इतिहासकारों का क्या मानना है? इतिहासकार ये कहते हैं कि जब सिकंदर ने ईरान पे आक्रमण किया और ईरान में अपने एक साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया तो उसे धन की आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता उसे इसलिए भी थी क्योंकि वो इतना युद्ध कर रहा था, डेवलपमेंट के कार्यों को प्रमोट नहीं कर पाया, इकोनॉमिक का रिफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए उसे ये लगा कि हम धन की प्राप्ति करें। और धन की प्राप्ति कहाँ से करें? तो इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि उस समय का जो हिस्टोरियन था, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस, उसने अपनी पुस्तक में ये वर्णन किया था कि भारत जैसे देश में अपार संपदा है और वो संपदा वास्तव में वहाँ के कई सारे राजा महाराजाओं के किलों में या राजकोष में संरक्षित है और कोई व्यक्ति अगर चाहे तो उन राज्यों पर आक्रमण करके पूरे के पूरे धन पर अपना कब्जा कर सकता है, जिससे न केवल वो एक बृहद साम्राज्य का निर्माण कर सकता है बल्कि विश्व विजेता बनने के ख्वाब को साकार कर सकता है। क्लियर? तो इस चीज की लालसा ने सिकंदर को प्रेरित किया, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। क्लियर? जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि केवल धन का लालच नहीं था। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि उसने जब ईरान को विजित कर लिया तो वास्तव में ईरान की जो पूर्वी सीमा थी वो फारसी साम्राज्य की पूर्वी सीमा थी और फारसी साम्राज्य की पूर्वी सीमा का जो जुड़ाव था वो भारत जैसे स्वतंत्र राज्यों से जुड़ा हुआ था। तो उसने ये सोचा कि जब हम फारस की इतनी सीमा तक पहुंच गए, जब हम उत्तर पश्चिम भारत के पूर्व तक इतना पहुंच गए तो क्यों ना ये हम आसपास के छोटे छोटे राज्यों को भी विजिट कर लें। और जब इन छोटे छोटे राज्यों को हम विजिट कर लेंगे तो हमें सिंधु और व्यास का क्षेत्र मिलेगा और सिंधु और व्यास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नदियों का आवागमन है और नदियों का आवागमन बेसिकली अरब सागर से जोड़ता है। जैसा कि आप सिंधु नदी के बारे में जानते हो कि वो अरब सागर से जुड़ती है। तो उसने सोचा न केवल हम इससे स्थल मार्ग पर कब्जा कर लेंगे बल्कि हम इससे जल मार्ग पे भी कब्जा कर लेंगे। और उसके अंदर एक और महत्वाकांक्षा थी, वो ये कि उसको उसके पहले के जो ऑफिसर्स थे या आप कह सकते हो उसके पहले के जितने भी सेना नायक थे, उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में कैस्पियन सी का वर्णन किया था। और कैस्पियन सी का वर्णन करते समय उन्होंने उस समय की भारत की भौगोलिक ज्ञान, भारत की प्राकृतिक दशा, इसके प्रति उसके अंदर एक मनोभाव अभिव्यक्त किया, जिससे उसको ये लगा कि क्यों ना हम भारत के पूर्वी किनारे पर पहुंचकर जरा उन यात्रा वृत्तांतों की यात्राकर्ताओं के लेखों को साकार रूप होते तो देख लें। कम से कम हम ये तो देख लें कि कैस्पियन सागर आखिरकार है कहाँ और कैस्पियन सागर में हम एक बार क्या पार कर सकते हैं। क्यों? अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार उसको कैस्पियन सागर को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों थी। तो उसको कैस्पियन सागर को लेकर उत्सुकता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इस वक्त आप सबके अंदर लबासना और स्वप्ना की चाय पीने की है। आप में से हर एक पर्सन को लग रहा है
कि जब हम लवासना या स्वप्ना जाएंगे तो हम सबसे पहले सीरम परम भूषणम के उस दीवार के सामने पिक क्लिक कराएंगे, साथ ही मॉर्निंग की टी के साथ लवासना के कप में चाय पीकर एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। बिल्कुल वैसी ही अनुभूति कैस्पियन सागर को लेकर नेपोलियन बोनापार्ट को थी। क्यों? क्योंकि उसके पहले के जितने भी शासक थे उन्होंने ऐसा झूठा कारनामा करके लोगों को प्रेरित किया। आप कह सकते हो ये प्रेरणा सकारात्मक थी या ये प्रेरणा नकारात्मक थी। क्लियर? फिर आप देखोगे कि तीसरी बात आती है विश्व विजय का सपना। विश्व विजय का सपना का मतलब है कि व्यक्ति की खुद की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। होता क्या है कि जैसे आप सभी लोग अभी आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे हो और उसे इस वर्ष आप साकार भी करेंगे, और जब आप उस साकार कर लेंगे उस सपने को तो आपका क्या मन होगा कि हम लवासना में जाकर वहाँ के जो अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं, वहाँ का जो सिलेबस है, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर बनाएं, अर्थात गोल्ड मेडल अर्जित करें। और जब आप वहाँ पे गोल्ड मेडल अर्जित कर लेते हो फिर आप सोचते हो कि जिस ज़िले में हमारी पोस्टिंग होगी उस ज़िले में हम जाकर टॉप करें और हमारा नाम विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। तो ये था उसका भी सपना और ये है आपका भी सपना। क्लियर? तो ये सपना है। अब लेकिन वही बात है ना, सपना निर्वात में तो पैदा होता नहीं है कि आपने सोचा कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। इसके लिए आप रात दिन मेहनत करते हो, नित्य सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते हो, अपने उन सभी कामकाजों को अलग कर देते हो जो आपके लक्ष्य के इतर हैं। तो वही उसने भी किया। उसने हर एक चीज़ को भुलाकर केवल और केवल अपनी सेना को सुसंगठित किया और निकल पड़ा विश्व विजय की पताका फहराने। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने 10 वर्षों तक नित्य युद्ध किया। उसके सैनिक इतने थक चुके थे कि आगे आने वाले समय में उन्होंने कहा कि अब हमें घर चलना है। जैसे होता है ना कि जब आप अपने जीवन में इतना पैसा कमा लेते हो, इतनी प्रसिद्धि कमा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, अपने बच्चों का विवाह कर लेते हो, तो आपको क्या लगता है कि अब चलो वापस चलते हैं, अब ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, क्या करेंगे इतना सब। अर्थात आपके मन में मोह और लालच के वो बंधन समाप्त हो जाते हैं। वही चीज़ सिकंदर के सैनिकों के अंदर आ चुकी थी। क्लियर? और भी कई कारण थे, वो हम देखेंगे आगे। अभी फिलहाल एक कारण ये जो हमने बताया ये वास्तव में स्ट्रेबो, एरियन और प्लूटार्क ने जो उस समय का वर्णन किया है उसके बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर? फिर है अमृता का पिपासु। कई सारे भारतीय धर्म ग्रंथों के व्याख्यात जो व्याख्या करते हैं, या आप कह सकते हो वर्तमान संदर्भ में कई सारे साधु संत हैं जो इस बात को बताते हैं कि वास्तव में सिकंदर भारत इसलिए आना चाहता था क्योंकि उसे यह लगता था कि भारत के धर्म में, भारत के संतों के पास अमृता का वो पिपासु स्वर्ण कलश है, जिस कलश को प्राप्त करके वो अपने आप को अजय और अमर बना सकता है। ये किंवदंती है, किंवदंती के हिसाब से इसे समझिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप कोई यूट्यूब चैनल खोलें, कोई ब्लॉग्स पढ़ें, कोई लेटर पढ़ें या किसी भी पर्सन से अगर डिबेट करें तो आपका जो मस्तिष्क का फलक हो वो सिकंदर के संदर्भ में काफ़ी व्यापक हो और आप उसे अपने तर्क और तथ्य के पुंज में ऐसा फंसाएं कि वो अंधकार की उस बाग से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर निकल पड़े। क्लियर? फिर आप देखोगे कि अन्य कारण में एक कारण ये भी आता है कि जो आम्बी था उस समय, जो तक्षशिला का जो राजा था, राजकुमार जो था, तो उसके पिताजी ने बेसिकली निमंत्रण दिया था किसको? सिकंदर को। देखिए इतिहास में ऐसी कई बार अवसर मिलेंगे जब आप देखोगे कि हमारे देश के ही राजाओं ने कई सारे विदेशियों को आमंत्रित किया कि आप हमारे देश में आइए और आक्रमण करिए और लूटपाट करिए। इसका मूल कारण था अपनी स्वयं की दुश्मनी का बदला लेना। जैसे होता है ना कि कई बार जब हम अपने दुश्मन को परास्त नहीं कर पाते तो हम उसके दुश्मन से दोस्ती कर लेते हैं, जो कि एक गलत है। वही चीज़ आम्बी के पिता ने किया। किसके लिए? क्योंकि पोरस को हराए। पोरस बेसिकली आम्बी के बगल का ही एक राज्य था और यहाँ का जो राजा था पोरस वो काफ़ी शक्तिशाली था। आगे हम पढ़ेंगे इसको भी अभी। तो उसको पराजित करने के लिए इन्होंने सिकंदर को आक्रमण का आमंत्रण दिया और जब इन्होंने आमंत्रण दिया
तो इसीलिए ये भी माना जाता है कि आम्बी ने इसी कारण इसकी क्या की, आप कह सकते हो अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्लियर? तो आपने इतना सब देख लिया कौन कौन से कारण थे। आपने ये भी देख लिया कि वास्तव में सिकंदर की भौगोलिक आकांक्षा भी थी। अब जब इतनी सारी चीज़ें थी तो क्या लगता है आपको सिकंदर इस चीज़ के लिए आगे आएगा? क्या लगता है आपको सिकंदर अपने विश्व विजय के सपने को साकार करेगा? क्या लगता है आपको सिकंदर के सैनिक इस चीज़ के लिए उसको प्रमोट करेंगे कि हाँ हम आगे बढ़ें? और नहीं करेंगे तो वो कौन से कारण थे जिस कारण सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से अपने आप को रोक लिया? तो हम आज अब उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो वास्तव में उस समय भारत की स्थिति कैसी थी? देखिए, जब हम यहाँ पे भारत शब्द का उपयोग करते हैं तो आपको मैं बता दूं, हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय भारत नाम की कोई भी अभिव्यक्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज का भारत उस समय की कई सारी छोटी छोटी रियासतों में, कई सारे कबीलों में, कई सारे गणतंत्रों में विभक्त था और लोगों के अंदर भारत नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इंडिया का जो आइडिया है, इंडिया की जो उपज है, वो वास्तव में आप ये मान सकते हो 1885 या 1857 की क्रांति के बाद मुखर रूप से उभर कर आती है। इसीलिए आप देखोगे कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तभी से हम भारत के जो आंदोलन होते हैं ब्रिटिशों के खिलाफ, उसको राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय राष्ट्र की एक अभिव्यक्ति होती है। हालांकि भारत शुरू से ही एक राष्ट्र रहा है, लेकिन वो आधुनिक भारत की राष्ट्र की परिभाषा से विलग था। क्लियर? तो इसीलिए हम भारत की स्थिति जब बात कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि उस समय के हम सभी क्षेत्रीय राजाओं को, सभी क्षेत्रीय राजवंशों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो था क्या कि उस समय का जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था या उत्तर पश्चिमी भारत, आज का आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान को ले सकते हो। शायद मैं किर्गिस्तान ही सही बोला हूँगा, हो सकता है गलती हो गई हो, तो आप उसको चेक कर लेना किर्गिस्तान है कि कजाकिस्तान है जो भारत से टच होता है। तो था क्या कि वहाँ पे कई सारे स्वतंत्र राजतंत्र थे। स्वतंत्र राजतंत्र का मतलब कोई राजतंत्र था आम्बी के पास, कोई था पोरस के पास, कोई शशिगुप्त के पास, मतलब अलग अलग लोगों के पास थे और उनकी छोटी छोटी रियासतें थी। तो इन रियासतों को, ठीक है, पराजित करना काफ़ी आसान था। आसान होने के दो कारण, एक तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे, दूसरा ये संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाते थे। और आप ये यकीन मानिए कि न केवल प्राचीन काल के इस इतिहास में, बल्कि मध्यकाल में और आने वाले आधुनिक काल में, जब तक समस्त भारत लोग एक साथ एकत्र नहीं हो गए, तब तक हमने किसी भी दुश्मन को भारत से भगा पाने में हम सक्षम नहीं हो पाए। इसीलिए जब आप फ्रीडम एट मिडनाइट बुक पढ़ेंगे लॉरी लैपियर की, जिसमें वो माउंट बेटन के बारे में बोलते हैं, तो शुरुआत के कई पन्नों में उन्होंने एक जगह लाइन अभिव्यक्त की है कि भारत जैसे देश को तब तक हम जैसे लोग गुलाम बनाकर रख सकते हैं जब तक ये लोग आपस में यूनाइट नहीं होंगे, अर्थात जब तक ये एकता की बात नहीं करेंगे। और अगर ये आपस में अलग हैं तो हम भारत को हमेशा गुलाम बनाकर रख सकते हैं। और आप देखोगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद 1857 के बाद क्रांतिकारियों के साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और गांधी जैसे व्यक्तित्व मिलकर किस प्रकार देश को यूनाइट करते हैं और कैसे देश को आज़ाद करते हैं। खैर वो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। यहाँ हम ये बता रहे हैं कि स्वतंत्र राजतंत्र वास्तव में कैसे थे। यहाँ पे दो प्रमुख शासक थे। आम्बी, जैसा कि मैंने बताया कि इसके पिताजी ने ही बुलाया था, बाद में ये इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो दूसरा शासक था पोरस, उसने अधीनता नहीं स्वीकार की थी। क्यों नहीं स्वीकार की थी? क्योंकि वास्तव में बुलाया तो उसी को लड़ाने के लिए था ना, आम्बी ने। तो उस वो समझ गया था कि मेरे को तुम लड़ाने के लिए ला रहे हो तो मैं इससे लड़ूंगा। और आप यकीन मानिए कि पोरस ने अपने समय की सबसे कुशलता का परिचय देते हुए, सबसे बहादुरी का परिचय देते हुए, अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए, अपनी सेना के दम पर सिकंदर से बराबरी की टक्करी ली। समझ गए? जैसे होता है ना कि आप जैसे लोग जैसे हो, ठीक है, तो आप में से कई सारे लोग काफ़ी गरीब परिवार से आते हो, काफ़ी लोग मिडल मध्य परिवार से आते हो, मध्य वर्ग से आते हो। आपके परिवार में से हो सकता है कोई अंबानी अडानी की तरह इतना रईस ना हो, बट आप
किसको कंप्लीट कर रहे हो? आप उन लोगों को कंप्लीट कर रहे हो जो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आप उनको कंप्लीट करते हो जो राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उनको कंप्लीट कर रहे हो जिनके पास सारे संसाधन हैं बट आपके पास संसाधन नहीं है। इसीलिए आप भी किसी पोरस से कम नहीं हो। क्लियर? खासतौर पे लड़कियां आप लोग भी जोड़ लेना, क्योंकि यहाँ पे पोरस वर्ड है, तो इसलिए ये मत समझना कि मैं लड़कों की तारीफ कर रहा हूँ, लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो, तो जब ये लड़ा तो इसकी बहादुरी से इंस्पायर हुआ कौन? सिकंदर। होता क्या है, जैसे आप लोग जब मेरी आंसर भेजते हो ना, तो मैं आप लोगों की मेहनत से इंस्पायर होता हूँ, इसीलिए मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ और इतनी निष्ठा से आपके साथ लगा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि आप में से हर एक बंदा, भले प्रश्न ना आता हो लेकिन लिखता है, अगर प्रश्न नहीं भी आता है तो पूछता है, कोई वर्ड नहीं समझ में आता तो भी पूछता है, और यही चीज़ हमें अच्छी लगी और इसीलिए हम आपकी इस बहादुरी से काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। वही चीज़ पोरस को देखकर सिकंदर को हुआ। क्लियर? उसने क्या किया, फिर उसे अपना सहयोगी बना लिया और उसका राज्य उसे ही वापस कर दिया। कई बार प्रीलिम में, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइडेस पेस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। वितस्ता बेसिकली झेलम का नाम होता है। क्लियर? तो देख सकते हैं दोनों को बारी बारी से उसने जीत लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जब उसको जीत लिया, यानी कि पोरस को जीत लिया, हालांकि उसको कह दिया कि आप अपना राज्य अपने पास रखिए, लेकिन उसकी सीमा तो व्यास तक आ गई थी, अर्थात वो व्यास नदी के मुहाने तक आ चुका था। और जब वो उस मुहाने तक आ गया तो उसकी सेना ने कहा कि सर, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी सेना ने आखिरकार ऐसा कहा क्यों? और आप सोचिए कि विजय के उस ध्वजवाहक को लेकर बस एवरेस्ट की फतेह करने ही वाला था, अचानक सेना ने कह दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जब आप 20 जून तक पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हो, और 26 जून की शाम को आप कहते हो कि पापा हम प्रीलिम का एग्ज़ाम नहीं देंगे। इससे क्या हुआ? इससे कई सारी किंवदंतियां खड़ी हो गईं, बिल्कुल वैसी ही जैसे आपके साथ, कि लगता है इसने पूरे वर्ष तैयारी नहीं की थी, लगता है कि इसकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं है, लगता है कि यूपीएससी के 10 लाख एस्पायरेंट से डर गया, लगता है कि इसके पास वो टूल्स नहीं हैं जिसके आधार पे यूपीएससी को क्लियर कर ले, लगता है कि इसके अंदर विश्व विजय की महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई और ये आईएएस नहीं बनना चाहता या नहीं बननी चाहती। क्लियर? तो ऐसी धारणाएं लोगों में उत्पन्न हो गई। लोगों को लगा, इतिहासकारों को लगा, कई सारे किंवदंतियों को ये लगा कि वास्तव में उनकी सेना डर गई। उनकी सेना इस बात से डर गई कि चंद्रगुप्त ने अफवाह फैलाई थी। माना यह जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक सिपाही के रूप में सिकंदर की सेना में भर्ती करा दिया, और चंद्रगुप्त ने एक एक करके सबको अफवाह में ले लिया और सबको ऐसी झूठी अफवाहें बताई कि गंगा के मैदान में काफ़ी बड़ी सेना 80,000 हाथियों के साथ में, 20,000 रथों के साथ में, 30,000 पैदल सैनिक और 6,000 बिल्कुल सुसंगठित सेना के साथ में नंगी तलवारों के साथ खड़ी है, और अगर तुम वहां गए तो गंगा की उस गोद में तुमको लिटा लिटा के मारेंगे। सोचो, ऐसी अफवाह जब फैला दी तो जो सिपाही थे, जो सैनिक थे उस समय के, वो डर गए। उनके अंदर डर इस बात को लेकर भी आ गया था क्योंकि उस समय जिन वो छोटी छोटी रियासतों से लड़े थे, तो ऐसा नहीं था कि उन रियासतों से वो तुरंत जीत गए थे, उनको बराबरी का मुकाबला करना पड़ा था। जैसे मैंने अभी पोरस के बारे में बताया, तो इनको ये लगा कि जब अभी हम शुरुआती स्तर पर आए तो ऐसे लोगों से हम कंपटीट कर रहे हैं, अंदर जाएंगे तो पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा है, और फिर ये तो यहाँ का लोकल नागरिक है, इसको तो अच्छे से पता होगा। जैसे आप लोग जब मुखर्जी नगर या दिल्ली के अलग अलग रीजन्स में जब गए होंगे या इंडिया के अलग अलग रीजन में गए होंगे, तो वहाँ पे आपको कई सारे मिल गए होंगे स्टूडेंट्स या कई सारे ऐसे चाटुकार या चाकरी करने वाले लोग। अरे तुम क्यों तैयारी करने आए हो, तुमसे तैयारी नहीं होगी, तुम्हारी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, एनसीईआरटी तुमने नहीं पढ़ा, तुमको इंग्लिश नहीं आती। मतलब क्या किया? आपके अंदर डर पैदा कर दिया, और आपने कहा मम्मी मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। तो वो नहीं करना है। क्लियर? तो वही चीज़ है कि किंवदंतियाँ पैदा की गई। चाणक्य ने कई सारी ऐसी विष कन्याओं को बनाया। विष कन्या का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ये गुप्तचर थी।
आज की आप कह सकते हो हनी ट्रैप, जैसे हम लोग देखते हैं ना, रोज़ सुनते हैं फेसबुक में हनी ट्रैप होता है हमारे देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ में। तो ऐसा ही चाणक्य ने किया। ये विष कन्या क्या करती थी, इनको रोज़ थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था और इनकी ऐसी हैबिट हो गई कि इनके ऊपर जहर का कोई असर ही नहीं करता। बट जब ये किसी सिपाही से किस करती थी तो उस किस के माध्यम से उसमें जहर का संचरण कर देती थी और वो मर जाता था। ऐसे ही कई सारे सैनिक मर गए। कई बार तो स्वयं चाणक्य ने चंद्रगुप्त से ये कहा कि एक काम करो, तुम जैसे वहाँ खाना बनना है तो उस खाने में किसी तरीके का कुछ मिला दो, दूध फट जाए। मतलब उनको ये लगे कि ये कैसे हो गया, दूध तो हमने अच्छे से गर्म कर रहे थे, ये क्यों फट गया, यहाँ पे खाना इतना बेकार क्यों हो गया। मतलब लोगों में डर पैदा कर दो कि भूत रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े भूत, और वैसे भी वो जनजातियों से लड़कर ही आए थे। तो ऐसा भय उनके अंदर हो गया। और एक काम और हुआ कि चाणक्य ने स्वयं बाबा बनकर क्या किया, अलग अलग जगह पे प्रचार किया कि हाँ वास्तव में ये सिकंदर की सेना ऐसे मारी जाएगी। तो सिकंदर के जो गुप्तचर होते थे वो जब जाते थे आम जनजीवन के पास में और आके बताते थे तो वो और डर गए। अर्थात पूरी तरफ एक झूठ का माहौल क्रिएट कर दिया गया। इसीलिए आप यहाँ पे हिटलर की उस लाइन को याद रखिएगा कि किसी भी झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। क्लियर। वही चीज़ उन्होंने इन लोगों ने किया। फिर भारतीय जादू टोना व धर्म का भय था कि भारत में बड़े बड़े हाथ वाले लोग होते हैं और वो अपने ईश्वर की आराधना से, और आपको पता है कि इस समय तक भारत में धर्म और संस्कृत का प्रभाव काफ़ी प्रखर हो चुका था। कई प्रकार के सॉरी, धर्म का प्रभाव, हाँ धर्म का प्रभाव प्रखर हो चुका था। कई प्रकार के कर्मकांड और जादू टोना यहाँ पे प्रचलन में थे और उन्हीं जादू टोना और कर्म कांडों ने क्या किया, इन लोगों को भयभीत कर दिया। दैवी शक्तियों का भय हुआ कि कई प्रकार की दैवी शक्तियाँ इनकी रक्षा करती हैं। क्लियर। और उस समय आपको पता है कि महात्मा बुद्ध सरीखे और जैन आंदोलन ये सब तो प्रमुख हो ही चुके थे। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अफवाह के रूप में आ चुकी थी। फिर हम देखते हैं वास्तव में मूल कारण क्या था। इन अफवाहों के आसपास इतर हटकर आखिरकार सैनिकों ने मना क्यों किया था। तो एक रीजन ये था कि सैनिक थक गए थे। जैसे आप लोग जब तैयारी करते हो, आप लोग जब पूरे दिन नित्य आंसर राइटिंग करते हो, किताब पढ़ते हो, तो एक समय आता होगा कि आप थक जाते होगे और थकने के बाद आपके मन में ये अभिलाषा आती होगी कि अब छोड़ो, अब नहीं होगा मुझसे। लेकिन 10 मिनट बाद जब आप अपने माता पिता को याद करते हो, अपने परिवारजनों को याद करते हो और उनके उन शब्दों को जब सुनते हो कि बेटा इस बार कलेक्टर बन के आना, बेटी इस बार कलेक्टर बन के आना, तो आप तुरंत फिर से स्फूर्ति से, फिर से ऊर्जा से जागृत हो जाते हो और डट पड़ते हो। तो वही चीज़ उनको मोटिवेट करने वाला अब कोई नहीं था। क्लियर। तो सैनिक थक गए थे। बीमारी आ गई थी, मौसम उनके अनुकूल नहीं था। जैसे आप लोग जब दिल्ली आए होंगे तो कई बार बीमार हो गए होंगे, यहाँ का खाना अच्छा नहीं मिला होगा, टिफ़िन सर्विस अच्छी नहीं होगी, तो आप भी बीमार हो गए होंगे। लेकिन आप वापस नहीं गए क्योंकि आप सिकंदर के सैनिक नहीं थे, आप सिकंदर थे। क्लियर। क्यों? क्योंकि सिकंदर, मैं क्यों कह रहा हूँ, सिकंदर ने वापसी का रास्ता नहीं तय किया था, जब उसके सैनिक थक गए थे तो वो वापस गया। इसीलिए मैं आप सबको सिकंदर की संज्ञा दे रहा हूँ। क्लियर। गर्म जलवायु, 10 वर्षों के साथ निरंतर युद्ध, इन सब ने उनको प्रभावित किया। आप खुद देखोगे कि सिकंदर ने अपने लेख में भी कहा है कि मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो निष्ठाहीन और कायर हैं, जो भय से ग्रसित हैं। अर्थात उसको पता था, क्योंकि वो लीडर है, उसको पता था कि ये सब के सब कायर हो गए हैं, ये भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हम सब जीत सकते हैं। बट वही था कि सिकंदर के अंदर परसुएशन की वो क्षमता समाप्त हो गई थी, जिस क्षमता के माध्यम से वो उनको मोटिवेट कर पाता। क्लियर। खुद देखो, एक इतिहासकार ने कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि जो राजा अपने दुश्मनों के हाथों कभी नहीं हारा था, उसे अपने ही लोगों ने हरा दिया। आप देखोगे ये लाइन हमेशा आती है ना कि कई बार परिवार हमारा बाहरी लोग, बाहरी शत्रुओं से नहीं हार पाता, लेकिन जब परिवार जन ही धोखा कर देते हैं तो हमारा परिवार हार जाता है। तो वही बात है, यानी कि उसका पूर्वी साम्राज्य का जो सपना था, जो फारस की सीमा को मिलाने का जो सपना था, वो अधूरा रह गया। क्लियर। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर कुछ मिसलेनियस पॉइंट हैं, वो देख लो कि आखिरकार भारतीय हारे क्यों। भारतीय हार इसलिए गए, जो छोटी छोटी रियासतें थी, मैंने बताया संयुक्त मोर्चा का अभाव था। खैबर दर्रा जो उस समय वहाँ नज़दीक था, उसमें किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं थी, यानी कि वहाँ पे कोई रक्षा करने वाला व्यक्ति नहीं था।
आप देखोगे कि बाद के काल में यहाँ तक कि मॉडर्न इंडिया में जब सिंध विजय भी की जाती है किसके द्वारा, आप याद करिए, सिंध विजय एलनबरो के द्वारा। तो एलनबरो क्या कहता है कि सिंध को तो हमें विजय करना ही करना है। क्यों? क्योंकि रसिया का आक्रमण ना हो पाए, तो इसलिए वहाँ पे अफगान एंग्लो अफगान युद्ध भी होते हैं। हालांकि हम मॉडर्न इंडिया में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, फिर वहाँ इसको रिलेट करेंगे। क्लियर? तो ऐसी चीज़ थी। ईरान विजय के बाद काबुल की ओर उसका अग्रसर हुआ। 326 बीसी में खैबर दर्रे से भारत की ओर आया। सिंध तक आने में उसे 5 महीने का समय लग गया, अर्थात 5 महीने तक वो भारत में भी युद्ध करता रहा। और माना ये जाता है कि वास्तव में वो भारत में 19 माह तक रहा, और 19 माह तक रहने के बाद उसने अपनी विजय को व्यवस्थित करने का समय नहीं मिल पाया। विजय को व्यवस्थित करने का मतलब कि वो पीछे से जितने राज्य जीतता चला आ रहा था उनको वेल डेवलप नहीं कर पाया। जैसे आप सुनते हो, जब मुगल काल पढ़ोगे आप, मेडवल इंडिया जब हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे, 1 मार्च से हम एंशियंट इंडिया शुरू करेंगे और 1 अप्रैल से मेडवल इंडिया शुरू करेंगे। 1 मार्च से हम एंशियंट और मॉडर्न, और 1 अप्रैल से मेडवल और वर्ल्ड। क्लियर? और ये दोनों की चारों के चारों टॉपिक 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? तो जब हम 1 अप्रैल से आपको पढ़ाएंगे मेडवल इंडिया, तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबर के बाद हुमायूं सत्ता को उतनी स्थायित्व नहीं दे पाया, इसीलिए अकबर के टाइम पीरियड तक आते आते सारी चीज़ों को फिर मैनेज करना पड़ा। और आप देखोगे अकबर के आने के बाद जहांगीर के टाइम पे वो जब मैनेज हो जाता है तो जहांगीर चित्रकला की ओर उन्मुख होता है। नहीं तो क्या अकबर को चित्र बनाने की फुर्सत थी? बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जहांगीर के काल में चित्रकला क्यों उन्नत हुई और शाहजहां के काल में ही क्यों स्थापत्य प्रमोट हुआ। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हम उनको तथ्य के हिसाब से देखेंगे, तर्क के हिसाब से देखेंगे। फिर आता है कि भारतीयों के युद्ध कौशल से भी प्रभावित थे, उन्हें डर लग रहा था। जो मैंने बताया कि छोटे छोटे लोगों से वो जब लड़े थे तो उनको डर फील हो रहा था। मगध की अफवाह थी, 80,000 घोड़े, 20,000 पैदल, 8,000 युद्ध रथ और 6,000 की सेना से वो कैसे मुकाबला करेंगे। स्वयं यूनानी इतिहासकार एरियन भी कहता है कि युद्ध की कला में भारतीय उस समय के क्षेत्र में रहने वाले अन्य राष्ट्रों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ थे। सोचो, ये लाइन एरियन कह रहा है। एरियन जबकि कौन था? यूनानी हिस्टोरियन था। वो जब ऐसी लाइन कह रहा है तो सोचो उनके अंदर कितना भय होगा। ग्रीक सैनिकों को यह भी पता था कि गंगा के मैदान में उनसे भी अधिक सेना, अर्थात मगध की सेना वहाँ पे खड़ी है जो उनसे अकेले लड़ सकती है और उनसे कई गुना बड़ी है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी सेना की बात की जा रही। फिर आता है कि विजित राज्यों को उसने क्या किया? पुनः स्थानीय शासकों को लौटा दिया। अब जब उसने देखा कि आप हमारा साथ ही नहीं दोगे, सैनिक उसका जब साथ ही नहीं देंगे तो कैसे आगे युद्ध करेगा? आप ही बताओ कि किसी भी सेनापति का या किसी भी राजा का जब हम 5R थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? राजा, राजत्व, राजस्व, राज्य अधिकारी और राज्य। क्लियर? राज्य तो तभी बना रहेगा ना जब राज्य अधिकारी उसका सहयोग करेंगे, और राज्य अधिकारी में सेनापति ये सब आके सहयोग करेंगे। राजस्व की रही बात तो वो तो लूट के भी प्राप्त कर लेगा। राजा की स्थिति मजबूत है ही, क्योंकि राजा के पास क्षेत्र इतना बड़ा है, इसलिए उसका राजत्व का सिद्धांत बड़ा है। लेकिन जब यहाँ पे राज्य अधिकारी ही काम नहीं करेंगे तो आप बताइए, राजत्व मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। राज्य मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो फिर आप ये बताइए, राजत्व कहाँ तक सीमित रहेगा? तो राजा फिर कहता है कि चलो हम वापस चलते हैं, अपने देश लौट चलते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी, अब लौट चलें। तो वही चीज़ इनके मन में भी आया, सिकंदर के मन में, कि चलो अब लौट चलते हैं। जो अधीन हो गए थे उनको उनके वापस कर दिया। हालांकि क्षेत्रीय संपत्ति को उसने 3 ग्रीक राज्यपालों अर्थात 3 भागों में विभाजित कर दिया। कुछ सैनिक ऐसे भी थे ना जो कहते थे, अरे महाराज आप क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा एक काम करो, तुम लोग ना राज्यपाल बना दे रहा हूँ, तुम यहाँ पे अपने पूरे इस क्षेत्र को संभालो। जिसमें आप नाम सुनते होगे किसका? फिलिप का नाम सुनते होगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, जैसे उसने जो 3 क्षेत्र बांटे, सिंध के पश्चिम का जो एरिया था वो अपने सेनापति फिलिप को दे दिया। गांधार राज आम्बी को झेलम व सिंध के बीच का क्षेत्र दे दिया, और पुरु राज को व्यास व झेलम के मध्य का क्षेत्र दे दिया। हालांकि ये जो दोनों लोग थे ना, ये वास्तव में फिलिप के अधीन ही थे। और अंत में क्या होता है, फिलिप इसको भी हरा देता है और इसको भी हरा देता है और फिर कब्जा कर लेता है। और फिलिप के साथ में ही एक सेनापति आप पढ़ते हो सेल्यूकस को, जो कि किससे फिर युद्ध करता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त उसको पराजित करके
इस पूरे के पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है। वो मौर्य साम्राज्य की जब कहानी हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, जिसमें अराकेसिया, जेड्रेसिया, अलेक्जेंड्रिया, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर। तो आपने ये देखा, हाँ, उसने एरिया, अराकेसिया, जेड्रेसिया, आथी, पेरिस, पेनिस्टाइन, ये सारी चीज़ों में विभाजित करके अलग हो गया और जाते जाते दो शहरों की स्थापना कर दी थी, निकैया और बुकाफेला। बुकाफेला बेसिकली उसके घोड़े का नाम था। क्लियर। होता है ना कि हमें अपनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई तो लोगों ने इस पर डिस्कस किया कि आखिरकार किन किन राजाओं ने सिकंदर की सहायता की थी। तो पता चला कि शशिगुप्त था, आम्बी था, पुष्करावती के संजय थे। होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हमें एक ही नाम याद आता है, आम्बी ने बस सहायता की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हिस्ट्री ऑप्शनल जब पढ़ते हो तो आपके अंदर गहनता होनी चाहिए, सूझ समझ होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को बताते हुए शशिगुप्त और पुष्करावती के संजय ने मैत्री की। हालांकि ये मार्ग सिकंदर के लिए इतना आसान नहीं था जितना हम समझ लिए कि वो सब कुछ जीतता हुआ आया। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि कई सारी लड़ाकू जनजातियों से उसका सामना हुआ और उसमें वो काफ़ी निराश हुआ, कई बार पराजित, मतलब उसके सैनिक ऐसा फील किया कि हम तो पराजित ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो जनजातियाँ छिपकर वार करती थी। और फिर 326 बीसी तक आते आते वो वापस अपने झेलम रास्ते की ओर से निकल पड़ा। उसने दो दल बनाए सेना के। एक दल था जल सेना का, जो कि नियार्कस को दे दिया कि आप इस सेना के साथ में समुद्र के मार्ग से वापस आ जाइए। कहाँ पे? अलेक्जेंड्रिया, वापस अपने देश। और स्वयं मकरान के तट के किनारे किनारे स्थल मार्ग से अपने देश की ओर चल पड़ा। और जब चल पड़ा तो उसी समय रास्ते में 323 बीसी में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई। माना यह जाता है कि वहाँ की जो लोकल जनजातियाँ थी उन्होंने मार डाला। माना यह भी जाता है कि उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई। कई सारे ऐसे कारण हैं, कई सारे ऐसे तथ्यों की बात है जो आज भी विवाद का विषय बने हुए हैं। तो खैर हम ये तो नहीं देखेंगे कि मृत्यु कैसे हुई, लेकिन ये जानते हैं कि हाँ, मृत्यु हुई। क्लियर। अब जब मृत्यु हो गई तो लोगों के मध्य में ये डिबेट हुई। डिबेट किस चीज़ की? कि क्या सिकंदर महान था? और सिकंदर अगर महान था तो क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में महान था? और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में महान नहीं था तो फिर हम सिकंदर को द सिकंदर ग्रेट क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगर आप समझ गए तो वास्तव में आप इतिहास की उस आगे आने वाली धारा को समझ जाओगे, जिसमें आप अशोक को महान कहते हो, जिसमें आप अकबर को महान कहते हो। क्लियर। आखिरकार हम किसी भी पर्सन को, अभी आप साधारण रूप से सोचिए, आखिरकार हम किसी भी पर्सन को महान क्यों कहते हैं? महान हम तभी कहते हैं कि जब वो ऐसा कार्य कोई करे जो उस समय अकल्पनीय हो, अविश्वसनीय हो। क्लियर। तो अकल्पनीय क्या था? सिकंदर ने पूरा विश्व विजय किया था और लगभग सब कुछ जीतता हुआ चला आ रहा था, केवल भारत बचा था। तो क्या केवल भारत न जीत पाने के कारण हम उसे महान नहीं कहेंगे? या फिर हम उसे महान इसलिए कहेंगे कि उसने अपने आप को सत्ता के पीक शिखर में होने के बावजूद भी वापस चल पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मतलब एक तरह का निर्मोही जीवन। आप सोचो, अगर वो चाहता तो जितना क्षेत्र जीता था उतने में ही शासन कर सकता था, और इतना बड़ा क्षेत्र जीत चुका था कि 1 महीने या 2 महीने बाद तो उसकी सेना के लोग मोटिवेट हो ही जाते। किंतु उसने उस क्षेत्र में भी शासन करना मुनासिब नहीं समझा। और जब उसने उस क्षेत्र में भी शासन करना मुनासिब नहीं समझा और वापस चल पड़ा, सब कुछ छोड़ के बैरागी हो गया। सोचो, आप जब सत्ता के पीक शिखर पे होगे, जब आप आईएएस बन जाओगे, आप टॉप 3 में अगर मान लीजिए आप लोग आ गए, सबके सब लोग, ठीक है, सबके सब लोग तो टॉप 3 में नहीं आ सकते, ये एक तरीके की अतिशयोक्ति हो गई। कोई तो 3 होंगे जो ऊपर होंगे और कोई 3 होंगे, बाकी लोग होंगे तो टॉप 100 में होंगे। मेरा ये मानना है आप 19 के 19 अगर टॉप 100 में आ जाओ तो मज़ा ही आ जाए। क्लियर। और हम पूरी कोशिश उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो मान लो आप सबके सब टॉप 100 में आ गए। आप सब जो टॉप 100 में आ गए और जो भी महारानी या जो भी महाजय, अगर महाशय अगर टॉप 1 और टॉप 2 में हैं और उन्होंने यूपीएससी को रिज़ाइन कर दिया कि भाई साहब मुझे आईएएस नहीं बनना है, मतलब आईएएस बनने के बाद छोड़ दिया कि अब मैं आईएएस की जॉब नहीं करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, तो आप महान कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सत्ता के पीक शिखर पर होने के बाद भी मुक्त होकर या मुफ्त में लोगों को शिक्षा देने की बात की। समझ गए? अब शिक्षा मुफ्त में देने की बात कर रहा हूँ, पैसा चला के संस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने उस पद का नाम लेके और बड़ा इंस्टीट्यूट ओपन कर दो और उसमें बड़े बड़े पैसे कमाओ। वो फिर महानता का कार्य नहीं होगा। क्लियर। आप बिल्कुल फ्री में पढ़ाएं,
तो ये महान कार्य कहलाएगा। वही चीज़ सिकंदर को था कि सिकंदर ने अपनी सत्ता के पीक में होने के बावजूद भी अपने आप को वहाँ से वापस कर लिया। वही चीज़ अशोक को आती है कि अशोक जब सब कुछ जीत चुका तब कहता है कि अब हम लड़ेंगे नहीं और धम्म की नीति अपना ली। क्लियर। तीसरा अकबर को आता है। अकबर चाहता तो उस समय सत्ता के पीक पे था और अपनी धार्मिक नीति में कट्टर होकर वो चाहता तो पूरे देश पर थोपित कर सकता था, लेकिन मुस्लिम होने के बावजूद भी उसने थोपने का प्रयास नहीं किया। हालांकि उसकी नीतियों में कई सारी आलोचना होती है कि कई बार उसने किया, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम कहें तो उसमें इस चीज़ की बात नहीं थी। इसीलिए हम अकबर को महान कहते हैं, इसीलिए हम अशोक को महान कहते हैं और इसीलिए हम सिकंदर को महान कहते हैं। समझ गए। अब बात आती है क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में सिकंदर महान था? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में महान का क्या मतलब कि भारत की किसी बड़ी सेना को पराजित किया था, भारत के बड़े समाज पे अपना प्रभाव डाला था, भारत के लोगों को क्या परिवर्तित किया था, क्या उनकी जीवन पद्धति पे किसी प्रकार का प्रभाव आया था? तो नहीं। क्यों? क्योंकि सिकंदर वास्तव में भारत के अंदर आ ही नहीं पाया था। वो तो उनसे लड़ रहा था जो मूलतः शक्तिशाली ही नहीं थे, वो आपस में ही लड़ते थे, मतलब छोटे छोटे लोगों से। आप एक तरीके से सोचो कि आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हमारा ग्रुप 90 बच्चों का है, ठीक। आप 90 बच्चे अगर ये कंपटीशन करते हो कि हम टॉप 3 में आ गए, देखा मैं शक्तिशाली बन गया, तब तो फिर आप मूर्ख हो, आप महान हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन 10 लाख बच्चों से है। आपको दिमाग में ये रखना है ये 90 बच्चों से मेरा कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन उस टॉप 1 वाले स्टूडेंट से है जो हिंदी मीडियम से नहीं इंग्लिश मीडियम से टॉप में आएगा। और अगर ऐसा कंपटीशन करके आप उसको हरा देते हो तो आप महान कहलाओगे। समझ गए? तो ऐसी तैयारी करो। वो चीज़ इसमें हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि मालव व क्षुद्रक नाम के 2 राजा थे जिन्होंने मोर्चा बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। सिकंदर की सफलता का श्रेय कई बार लोग देते हैं कि उसके हथियार श्रेष्ठ थे, युद्ध कौशल उसका श्रेष्ठ था। यहाँ तक कि विंसेंट स्मिथ क्या कहते हैं, वो कहते हैं हिमालय से लेकर समुद्र तक सिकंदर की विजय प्रगति ने यूरोपीय कौशल और अनुशासन का सामना करते हुए सबसे बड़ी एशियाई सेनाओं की अंतर्निहित कमजोरियों का प्रदर्शन किया। अर्थात ये क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सिकंदर की सेना इतनी महान थी ना कि उसने एशिया की उस समय की सबसे बड़ी सेना अर्थात भारत की सबसे बड़ी सेनाओं को पराजित कर दिया और ये बता दिया कि तुम लोग इतने कुशल नहीं हो, कमज़ोर हो। अब स्मिथ को तो आप जानते हो क्योंकि साम्राज्यवादी हिस्टोरियन है, तो ये तो ऐसे लिखेंगे ही, अपने देश की बड़ाई करेंगे। तो भारतीयों ने इनसे कहा भाई साहब आपका स्टेटमेंट स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत से वो नहीं लड़ा था और भारत का उस समय मतलब था मगध। मगध से लड़ पाया? नहीं लड़ पाया। मगध से ही डर के तो वापस भगे। इसीलिए अगर मगध से लड़ा होता तो सिकंदर की विजय का परिणाम कुछ और होता। ये बात अलग है कि मगध का शासक धनानंद लड़ता, जीतता या हारता, वो अलग बात है, लेकिन लड़ता तब हम कहते हैं। जैसे आप जब देखते हो ना कि प्लासी की लड़ाई एक तो झड़प थी, बक्सर की लड़ाई की बात हम करते हैं, या हम देखते हैं कि प्लासी के बाद अगर किसी भी लड़ाई में अगर अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया होता तो प्लासी एक घटना मात्र रह जाती। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्यों को सिकंदर ने हराया वो एक घटना मात्र रह जाता अगर मगध से वो लड़ता। क्लियर? फिर आप देखोगे इस विषय पर लिखने वाले सबसे बड़े हिस्टोरियन हैं R.K. मुखर्जी अर्थात राधा कुमुद मुखर्जी। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि सच तो यह है कि साहसिक कार्य कोई संदेह नहीं था, लेकिन इसे शानदार उपलब्धि नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि यूरोपीय व एशियाई सेनाओं के मध्य निष्पक्ष परीक्षा ही नहीं हुई। मतलब क्या? वही बात कि निष्पक्ष परीक्षा का मतलब क्या कि आपके कंपटीटर आपके अनुकूल हों। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आप ही लोगों के द्वारा एक लेटर हमारे पास पब्लिश किया गया कि इस पे हम डिस्कस करें और ये सोचें कि हम जो अपनी प्राइस या कंपटीशन के लिए जो आप लोगों को अवार्ड प्रोवाइड करते हैं हर मंथ के अंत में, तो उसमें एक इक्वल कंपटीशन रखें। तो वही चीज़ हमने किया, क्योंकि आप जैसे लोग फिर यही स्टेटमेंट दे देते जो अभी राधा कुमुद मुखर्जी ने दिया। खैर, प्रभाव क्या था? भारतीय राजनीति या संस्कृति पर वैसे इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ना तो ही अलेक्जेंडर का अभियान एक राजनीतिक सफलता थी, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप पंजाब के किसी भी स्थायी मैसेडोनियन कस्बे से नहीं आए थे। इसने लोगों के साहित्य, जीवन या सरकार पर कोई छाप नहीं छोड़ी। मतलब क्या? मतलब ये है कि राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि जब उत्तर पश्चिम में सिकंदर वापस चला गया तो सिकंदर ने जिन लोगों को अपने शासन की सत्ता की बागडोर दी थी, तो वास्तव में वो उन्होंने
उस समय के समाज को, उस समय के लोगों को अपनी संस्कृति से प्रभावित नहीं किया था। और इसका आप प्रमाण ये देख सकते हो कि वहाँ के लोगों के साहित्य में जानकारी नहीं मिलती है, ना ही उनकी जीवन पद्धति में, और ना ही उनकी सरकार की किसी प्रणाली में। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रभाव सिकंदर का कोई नहीं पड़ा। उसको हम ये कह सकते हैं कि वो गजनी के सुल्तान महमूद, तामेरलेन और नादिर शाह के समान ही उतना ही क्रूर था, जिसने भारत को केवल अनकही तकलीफें दी। ये इनका काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो आप देख सकते हो। फिर ये लिखते हैं कि ग्रीक लेखकों ने सिकंदर के नाम से बने हुए रोमांस के पड़ाव के बावजूद भारत के इतिहासकारों ने उन्हें केवल मानव जाति के इन मान्यता प्राप्त दस्तों के अग्रदूत के रूप में माना जा सकता है। अर्थात ये कहते हैं कि जो ग्रीक लेखक है ना, वो सिकंदर को काफ़ी बड़ा रोमांटिक दिखाते हैं कि वो इतनी पर्सनैलिटी थी। जैसे जब आप फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ते हो माउंट बेटन की, तो उसमें क्या है, लॉरी लेपियर ने ऐसा दर्शाया है कि माउंट बेटन आया और 3 महीनों में एक क्षण के माध्यम से पूरे देश का रंगमंच ही बदल दिया। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि इन्होंने, ग्रीक लेखकों ने ऐसी अपनी पर्सनैलिटी बताई। क्लियर। लेकिन भारती कहते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि मानव जाति के लिए वो थोड़ी बहुत मान्यता रखता है। क्लियर। फिर भी, फिर भी का क्या मतलब, फिर भी का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, मान लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव तो पड़ा ना। तो वो अप्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा है, ये हम देखते हैं। तो वो अप्रत्यक्ष प्रभाव था, प्राचीन यूरोप को प्राचीन दक्षिण एशिया के निकट संपर्क में लाने का पहला अवसर मिला। भूमि और समुद्र के माध्यम से 4 अलग अलग मार्गों की स्थापना हुई, या 4 अलग अलग मार्गों की जानकारी हुई। इन मार्गों ने क्या किया, इन मार्गों ने आगे चल के यूनान के व्यापार को प्रमोट किया, कारीगरों को प्रमोट किया, और जो सुविधा हो गई उससे काफ़ी फायदा मिला। क्लियर। साथ ही ग्रीक यूनानी उपनिवेशों की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में स्थापना भी हुई। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि धीरे धीरे यूनानियों का आगमन शुरू हो गया भारत के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में। काबुल के क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया क्षेत्र और बुका फेला क्षेत्र जो झेलम के पास था, उससे हालांकि मौर्यों ने जीत लिया बाद में जब देखा। लेकिन यहाँ पे जो ये उपनिवेश के लोग थे, इनको नहीं हटाया, उनको वहीं रहने दिया। साथ ही जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो कई सारे हिस्टोरियंस आए, उन्होंने अपने वृत्तांतों के माध्यम से इतिहास के लेखन का एक प्रतीक क्रम वर्णन किया। होता क्या था, होता क्या था कि इसके पहले सिकंदर के पहले जब हम पढ़ते हैं ना, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी बीसवीं, महाजनपद, मगध साम्राज्य, तो इनका कोई एक मानक तिथि क्रम नहीं था, या आप कह सकते हो कि एक मान्यता नहीं थी। लेकिन वैलिडिटी किसने दी, इनके जो यात्रा वृत्तांत थे, चाहे एरियन हो चाहे स्ट्रेबो हो, इन सब ने जो चीज़ें लिखी, इनसे माना गया कि एक क्रमागत इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, और फिर यहाँ से आधुनिक भारत तक इतिहास की लेखन की परंपरा बनी रही। सामाजिक आर्थिक जानकारी मिली, सती प्रथा की जानकारी मिली, लड़कियों को कैसे वहाँ के माता पिता बेच देते थे, बैलों की कैसे वहाँ बिक्री होती थी, और स्वयं 2 लाख से भी ज़्यादा बैल सिकंदर ने अपने देश में मैसेडोनिया भी भेजे थे। बढ़ईगिरी की उत्कृष्टता की वो तारीफ करता है। साथ ही मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। आप देखोगे जब चंद्रगुप्त जान गया कि भाई सैनिक कुशलता क्या है आपकी, साथ ही साधारण सैनिक कुशलता क्या है आपकी, और कौन कौन से पश्चिमी राज कमज़ोर हैं, तो जब वो मगध का राजा बना तो उसने जो पश्चिमी सेना है उसको मजबूत किया, ताकि फिर से कोई बाहरी वैदेशिक आक्रमण ना हो सके। लेकिन वो कितना मजबूत कर पाया, इसको लेकर डिबेट रहती है, वो मांगे कभी पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की पर्सनैलिटी को लेकर। हालांकि साधारण जनजीवन से कोई संपर्क नहीं, अर्थात सिकंदर ने साधारण जनजीवन से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी ज़्यादातर नहीं दी है, क्योंकि वो पश्चिमी क्षेत्र तक था। और ये स्पष्ट हो गया था कि केवल देश प्रेम ही आवश्यक नहीं है, संगठन, सैन्य शक्ति, योग्य नेता की महत्ता आदि की भी जरूरत है। मतलब क्या, मतलब ये कि जब हम उत्तर पश्चिम के लोगों को देखते हैं तो वो वास्तव में देश प्रेम की काफ़ी बातें करते थे, लेकिन केवल देश प्रेम आपको युद्ध में विजय नहीं दिला सकता। युद्ध में अगर आपको विजित होना है तो आपके पास एक कुशल संगठन हो, आपके पास एक कुशल सैन्य हो, आपके पास एक योग्य नेता हो, और उसी के बेस पर आप किसी भी राज्य को विजित कर सकते हैं। इसके अलावा यूनानियों की मुद्रण कला का भी इम्पैक्ट पड़ा भारतीय मुद्रण में। खासतौर पर उलूक शैली के सिक्के बने। ये सिक्के कैसे होते थे, आकर्षक होते थे, और इन पे लेखों का अंकन होता था। आप देखोगे कई प्रकार के भारतीयों के लेख युक्त सिक्के मिलते हैं, खासतौर पर समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के आप आगे चल के देखते हो।
कुषाण काल में गांधार कला डेवलप होती है। यूनानी भाषा का प्रमाण मिलता है किससे? अशोक के अभिलेखों से। छोटी छोटी वहाँ की रियासतें पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। और आपको पता है कि भारत खगोल विज्ञान के संदर्भ में यूनानियों से काफ़ी कुछ सीखा था। क्लियर? और यूनानियों ने भी फिर भारतीय धर्म व दर्शन से काफ़ी कुछ सीखा, जो कि आप कह सकते हो कि यूरोप के पुनर्जागरण और प्रबोधन में एक महती भूमिका निभाई आगे चलकर। क्लियर? तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और फिर निष्कर्ष में कह सकते हो कि विश्व इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तित्व था, जिसके बारे में हम सिकंदर महान उसे कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने सिकंदर महान को कितने ब्रॉड तरीके से उसके हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया। ना केवल हमने सिकंदर महान के इस प्रश्न को कवर किया, बल्कि उसकी पूरी पर्सनालिटी को एक बेहतरीन तरीके से कवर कर अपने उत्तर को पूरी तरह से कंप्लीट किया। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजी गई कोई एक अगली पर्सनालिटी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।